2018 में ग्वालियर चंबल में भारी बम्पर सफलता मिली थी और सरकार भी कांग्रेस की बनी थी। हम उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक दिन के चुनावी दौरे में उसी ग्वालियर चंबल इलाके में हैं और जानने समझने की कोशिश करेंगे सिंधिया जी के साथ रहकर कि 2018 में ग्वालियर चंबल के जरिए जो तस्वीर उन्होंने मध्य प्रदेश को दिखाई थी, क्या इस बार उस तस्वीर को बीजेपी में जाने के बाद वो बीजेपी के पक्ष में पलट सकते हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक दिन के इस चुनावी सफर में चुनावी खुमार जानने के लिए। दिवाली का जोश, उमंग, उत्साह, इस वक्त जो खुमार है जनता का वो तीसरे आसमान पर है और इस वक्त हम भी आसमान पर हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जमीन पर जनता का खुमार किस तरफ है। बीजेपी है, कांग्रेस के पक्ष में हमारे साथ है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और जनता का खुमार आप लगातार जा रहे हैं जगह जगह, आपको किस ओर दिखाई दे रहा है? आपको और आपके द्वारा सभी दर्शकों को मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दीपावली के शुभ अवसर पे भी मैं कहना चाहता हूं कि सत्य और सही बात की सदैव जीत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, सिंचाई हो, पानी हो, आवागमन की सुविधा हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और आगामी 17 तारीख को मतदान के दिन और आगामी 3 तारीख को परिणाम के दिन, दोनों में कमल का फूल जनता ही खिलाएगी। कमल का फूल जनता तो खिलाएगी, लेकिन क्या वजह रहेगी उस फूल को खिलाने की? ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिसे लेकर आप जाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने कहा सड़क, बिजली, पानी। मध्य प्रदेश में अगर आप सड़कें देखें, 2003 में हम लोगों को ढूंढने पड़ते थे कि गड्ढे कहाँ हैं और सड़क कहाँ है। 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें। बिजली की आप बात करो तो बल्ब होता था पर बिजली नहीं होती थी। 5,000 मेगावाट तक, आज 29,500 मेगावाट मध्य प्रदेश में ऊर्जा का प्रोडक्शन है। पानी की हम बात करें, सिंचाई के साधन, 7,65,000 हेक्टेयर भूमि 2003 में सिंचित थी, आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश में सिंचित है। पर कैपिटा आयु की बात करो आप, पर कैपिटा आय की, एक एक व्यक्ति की आय की, उस समय में 2003 में 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय था मध्य प्रदेश में, आज 1,40,000 रुपये हो गया। ये सारी विकास और प्रगति के साथ साथ जन जन की प्रगति हुई। महिलाओं के लिए योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूटी योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए योजना। अभी हमने मैनिफेस्टो में 3 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए। हमारे एक एक क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, सरसों के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल उस पे हम खरीदेंगे। धान 3,100 पे खरीदेंगे। हमारे एक एक गरीबों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए घर बनाया जाएगा। एक एक व्यक्ति को जो गरीब है उनके बच्चों के लिए 12 क्लास तक शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क दी जाएगी। तो कई योजना हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल और चलेगा। तो ये सब हम लोगों के संकल्प हैं। जी जी। आपको लगता है सर कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है, हो रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप गांव में जा रहे हैं? क्या दिख रहा है महिलाओं का? महिला का सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख स्तंभ है। चाहे महिलाओं को रोजगार में आरक्षण की बात हो, मध्य प्रदेश में पुलिस में 35% आरक्षण है, पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण है, हमारे शासकीय कर्मचारी में 35% का आरक्षण है, और दिल्ली में संसद में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण करवाया महिला आरक्षण बिल के द्वारा। और मध्य प्रदेश में जैसे मैंने आपको कहा कि 2003 के पहले कुछ नहीं था। आज लाडली लक्ष्मी योजना है जहां लखपति पैदा होती है, और हाँ, हमारी लाडली लक्ष्मी जो लखपति पैदा होती है 1 लाख रुपए, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में हम डबल करके 2 लाख रुपए ले जाएंगे। उसी के साथ साथ जो बच्चियां हैं उनकी अच्छा अंक आए स्कूल में, स्कूटी दी जाती है। कन्यादान योजना जो कांग्रेस ने बंद की थी, हमने दोबारा 55,000 रुपये की लागू की है। और लाडली बहना योजना, तो पूरी महिला के जीवन के लाइफ साइकिल में कमल का फूल पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ा है। सर, इतनी योजनाएं जो लाभ दे रहे हैं आप लोग ज़मीनी स्तर पर, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है अभी जैसे आपके संकल्प पत्र में भी आया है, एमएसपी भी बढ़ा दी है, 2600 से 3100 तक भी हो गई है, कांग्रेस भी ऐसी घोषणाएं कर रही है, आप स्कूटी भी बांट रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो आप क्या रेवड़ी कल्चर? रेवड़ी और सशक्तिकरण में अंतर है। सशक्तिकरण क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है किस किसान को? जो सीमांत कृषक है, जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन हो। 80% हमारे देश में सीमांत कृषक है, और इसलिए इस योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को आज देश में राशि मिल रही है। 80 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में राशि मिल रही है। अगर हम भारत की विकास और प्रगति चाह रहे हैं, भारत की विकास और प्रगति चंद मुट्ठी वालों से नहीं होगा जब तक 140 करोड़ जनता उस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान न दे पाए। और उसके लिए जितने भी हमारे सीमांत कृषक हैं या गरीब तबका है, उन्हें हमें उनके हाथों में हमें औजार देने होंगे, उनको मजबूत करना होगा ताकि वे भी राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे पाएं। और महिला एक और श्रेणी है। 50% आबादी के साथ देश प्रगति नहीं कर पाएगा जब तक बाकी 50% को हम मुख्य धारा में न जोड़ें। और इसलिए महिलाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को आगे करने के लिए, चाहे ये योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, इसके आधार पर इतनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो पहले कभी संभव नहीं था। मध्य प्रदेश आज अग्रिम पंक्ति में है महिलाओं के विकास में। जब आप कह रहे हैं इतना विकास हुआ है सर, तो क्या वजह रही कि तमाम क्षत्रपों को, दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ गया? कारण है जी, हार तो कारण तक लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी, उसके पीछे कारण है। एंटी इनकम्बेंसी की बात आप करो तो कहीं भी चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का चरित्र क्या होता है? 2 चरित्र होते हैं। पहला चरित्र ये कि आप सभाएं नहीं कर पाते क्योंकि जनता नहीं आती। दूसरा, आप सभाओं में जाओ तो जनता का रोष का सामना करना पड़ता है। और दूसरा चरित्र होता है कि जब नतीजा आता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, अमिताभ जी आप बहुत दिन से पत्रकारिता में रहें, सबसे बेहतरीन इसका उदाहरण रहा है 2003 का चुनाव, जब कांग्रेस 37 सीटों तक सिमट गई थी, जब रैलियां हम लोग नहीं कर पा रहे थे। आज आप कई बीजेपी के नेताओं के साथ पूरे प्रदेश में घूम रहे हो। ये स्थिति आप कहीं पा रहे हो? यहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी। और जहाँ तक नेताओं की आपने बात की, वो हमारी रणनीति का एक भाग है। क्या है हमारी रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि जो आपके मजबूत सीट हैं उन्हें आप सुरक्षित रखो। जो कांग्रेस के मजबूत सीट हैं वहाँ आप ऐसे उम्मीदवार को उतारो ताकि उन सीटों को आप जीत पाओ। आज अगर आप पहली 2 हमारी सूची देखो, पहली 2 सूची निकली थी केवल उन सीटों की जो भाजपा 2 या 3 बार हारी हो, और उसी सूची में इन मंत्रियों का और सांसदों का नाम रखा गया था जो आप 2 या 3 बार हारे हो। तो आज क्या स्थिति है कि कांग्रेस के मजबूत सीट भी सुरक्षित नहीं रहे, कांग्रेस के मजबूत लोग भी अपने क्षेत्र तक सीमित रह गए, और हमारे मजबूत सीट हमने सुरक्षित की। ये एक रणनीति का भाग है। ये आपकी दुर्बलता नहीं बताती,
ये आपकी बल को प्रकट करती है। ये कैसी रणनीति, आखिरी प्रश्न। ये रणनीति कैसी थी सिंधिया सर की आपको मोदी के मन में एमपी ये बताना पड़ा, शिवराज मतलब एमपी के मन में मोदी को, शिवराज क्यों नहीं? एक संयुक्त नेतृत्व है जो चुनाव लड़ रहा है, सारे के सारे हम लोग साथ में लड़ रहे हैं। हर बार आप तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि आप लोग साथ में नहीं हैं, बायां हाथ इधर जा रहा है, दायां हाथ इधर जा रहा है। अब हम लोग सब साथ में हैं, उसमें आपको तकलीफ है तो हम आपको खुश कैसे करें? और जहाँ तक संयुक्त नेतृत्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति का कम से कम, मैं कह रहा हूँ इससे भी ज़्यादा, पर 80 से 90% श्रेय अगर किसी को जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश में, वो शिवराज सिंह चौहान को जाता है। छोटे से एक आध दो सवाल और ले लेता हूँ। ग्वालियर चंबल में जीत की बड़ी वजह आप रहे थे 2018 में, 34 में से 26 सीटें आपकी वजह से आई थी। अभी हम जा भी ग्वालियर चंबल के अशोकनगर में रहे, जहाँ की तीनों की 3 सीट उनके पास थी, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें कितना बदलाव होगा, क्या वो तस्वीर आपके वक्त में आएगी? और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि चेहरा एक तरीके से कहे, भले ही उन्होंने घोषित नहीं किया था 18 में, लेकिन आप थे, जनता ने आपके नाम पर वोट दिया था। इस बार क्या सोच रहे हैं सिंधिया? मुझे पूरा विश्वास है हमारे विकास के दम पर, हमारे प्रगति के दम पर, हमारी सेवा के दम पर, कोरोना काल की सेवा के दम पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हर एक संभाग में बहुत अच्छे नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे, और 2023 में 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार। 3 साल हो गए आपको बीजेपी में, बीजेपी के ड्रीम पार्टी क्या लगता है आपको? बीजेपी वो पार्टी थी जिसके लिए आप मतलब आपको लगता था पार्टी ऐसी होनी चाहिए, क्या है बीजेपी में ऐसा अलग? भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर के आधार पर चलती हुई पार्टी, ना मैं नेता हूँ, ना शिवराज सिंह जी नेता हैं, ना नरेंद्र सिंह जी नेता हैं, ना फग्गन सिंह जी नेता हैं, ना प्रहलाद पटेल जी नेता हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। उस भावना के साथ हमारी पार्टी कार्य करती है। और दूसरी बात, गुणवत्ता के आधार पर, मेरिटोक्रेसी के आधार पर लोगों को आगे किया जाता है, और दोनों भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चरित्र हैं। आप कांग्रेस में रहे, बस कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में बिना पूछे वो जनता को भी मालूम होना चाहिए क्या वाकई में कपड़ा फाड़ चल रहा है क्या है लोगों के मन में? देखिए, कांग्रेस उनकी सोच विचारधारा सलामत। मैं कांग्रेस मेरा अतीत था, मैं अपने वर्तमान और भविष्य के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्ण मेहनत और मशक्कत कर रहा हूँ, और वही मेरा लक्ष्य है। और बस एक आखिरी सवाल मेरा बस ये रह जाता है कि अगर बहुमत आता है, सरकार बन जाती है बीजेपी, तो मैं कहूँगा कि अनुराग अमिताभ भावी मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे थे, कह सकता हूँ? मैं 2000, आप यही प्रश्न मुझे 2018 में करते थे। हाँ जी। मैं तब भी आपको कहता था मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूँ। मैं विकास के दौड़ में हूँ, प्रगति के दौड़ में हूँ, और जनता की सेवा के दौड़ में हूँ। और वही सिंधिया परिवार की दिल की भावना सदैव रही है, और वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा मूल्य है, वही मेरा सिद्धांत है। मैं कोई कुर्सी के दौड़ में ना कभी था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा।